नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो है हम लोग आज पेट का प्रैक्टिस सेट दूसरा नंबर लेके आ गए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में देखिए क्या है कि जो हम लोग जो लोगों ने जो कल किया था उसी तरीके से ये भी कंटिन्यू रहेगा। इसकी भी डीआई और मैथ आपको अलग से मिल जाएगी। कल डीआई में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई थी कि वीडियो जो लाइव होने को था, लैपटॉप की वजह से थोड़ा सा लाइव प्रॉब्लम कर गया था, तो इसलिए वो 1 घंटे का वीडियो हो गया, वरना इतना लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए और ना ही होगा अगले बार से। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे। तो अगर यहाँ पे जो सबसे प्रमुख देवता की बात की जाएगी तो जो ऋग्वेद की बात हो रही है, उस समय पे जो सबसे प्रमुख देवता थे वो इंद्र को माना जाता था। किसको? इंद्र को। और इनको पुरंदर की संधि भी मिली थी। पुरंदर मतलब कहा जाता था। ठीक है, इनको पुरंदर भी कहा जाता था। ठीक है, और ऋग्वेद में जो है 250 सूक्तों में इंद्र का वर्णन किया गया है। 2 नंबर, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो सॉरी, अशोक के अभिलेख को 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसीलिए यहाँ पे देखिए ये जेम्स प्रिंसक भी दे रखा है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, और यहाँ से आपका ये जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। बहुत से लोग एकदम से ध्यान नहीं देंगे, तुरंत वहाँ पे पहुँच जाएंगे। चलिए 3 नंबर, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त और श्रीगुप्त। तो अगर यहाँ पे बात की जाए कि गुप्त साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक था, वैसे तो गुप्त साम्राज्य जो है वो पहले ही बन गया था। ठीक है, लेकिन उसके बाद में अगर गुप्त साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक आ जाएगा वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ठीक है, इसने जो है 319 से लेकर 335 ईस्वी तक शासन किया था। 319 से लेकर 335 तक। ठीक है, इसने शासन किया था, वो भी कब? ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो ये तो आपको भी पता होगा कि दिल्ली पर जो राज जिसने किया था वो कौन था? रजिया सुल्तान थी। ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। इसने 1236 से 40 तक शासन किया था। कब से? 1236 से 40 तक। ठीक है, चलिए 5 नंबर देखिए, धन निष्कासन का विरोध किसने किया था? धन निष्कासन का विरोध किसने किया था? तो देखो, सर सैयद अहमद खान, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और इनमें से कोई नहीं। तो जो धन निष्कासन का विरोध था वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं आ जाएगा, और इसी के आगे लिख देता हूँ दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने जो है ये धन निकासन का जो है विरोध किया था। इन्होंने अपने लेखों और पुस्तकों के माध्यम से इसका बहिर्गमन किया था। ठीक है, चलिए, जो इन्होंने धन और पुस्तक जो लेख लिखे थे उसमें बहिर्गमन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। फिर रमेश चंद्र ने भी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत पर बल दिया था। चलिए फिर यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि सरोजनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? सरोजनी नायडू जो है भारत की प्रथम महिला थी जो कि जिन्होंने जो इनके कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, इनसे पहले एनी बेसेंट कर चुकी थी जो कि भारत की नहीं थी, तो इसलिए उनको इनसे पहले कर चुकी थी, लेकिन वो महिला थी कौन सी? वो बिना इंडिया की, मतलब कह सकते हैं वो फॉरेन महिला थी। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे 1925 में जो है कांग्रेस में जो कानपुर का अधिवेशन हुआ था, कानपुर अधिवेशन। ठीक है, कानपुर अधिवेशन में जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था इनको। चलिए, महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे, ये क्वेश्चन मैं अपने जो है उसमें क्या बोलते हैं, उसमें कम्युनिटी में जो मैं हमेशा डालते रहता हूँ, क्वेश्चन डालते रहता हूँ, जो क्विजेस डालते रहता हूँ, वहाँ पे आया था महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले मानते थे, गोपाल कृष्ण को मानते थे। ठीक है, ये अपना राजनैतिक गुरु मानते थे महात्मा गांधी इनको। चलिए 8 नंबर, निम्नलिखित घटनाक्रम को सजाना है। बंगाल विभाजन 1905, भारत छोड़ो आंदोलन, नहीं भारत छोड़ो कहाँ, इसमें खेड़ा आंदोलन है, तो खेड़ा आंदोलन जो है वो 1918 में हुआ था। फिर चंपारण 1917 में, और जलियांवाला बाग 1919 में। कल भी ये जलियांवाला बाग कल के भी प्रैक्टिस सेट में आया था, तो इसलिए याद रखिएगा कि ये क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड होते हैं, इसी तरीके से हमेशा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले कौन सा हुआ? बंगाल विभाजन।
फिर उसके बाद में कौन सा हुआ, फिर 17 यानी कि चंपारण 1 3 2 4, तो 1 3 2 4 ये पहले ऑप्शन में दिख जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पद से इस्तीफा कब दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने देखो जब ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई थी उसके बाद ही उनसे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो उसके जस्ट बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बना ली थी। ठीक है, जो 1939 में सुभाष चंद्र बोस जो थे वो दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। उसके बाद में जो है गांधी जी के अनुयायी जो थे उनके कार्यकारिणी के विरोध में चलते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी कब? 1929 में। ठीक है, यही दूसरी बार अध्यक्ष बनाए गए थे तब कांग्रेस के। चलिए फिर देखिए, करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए कमेंट में छोड़ता हूं। ठीक है, इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट में देंगे, क्योंकि बहुत सरल क्वेश्चन है। इतना सरल क्वेश्चन अभी तक तो खैर कोई नहीं आया है, इसीलिए इसके ऊपर मैं राउंड बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, इसका क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में देना। 11 नंबर, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो चीन में प्रवाहित होने वाली जो यांगचे नदी है ये सबसे लंबी नदी हो जाएगी चीन की, मतलब भारत पूरे एशिया की। चलिए मिलान करना है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर मिलान करना है। चलिए यहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएं दे रखी हैं और उनका मिलान करना है। हिमालय दे रखा है तो आपको पता चल जाएगा हिमालय तो एशिया से हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा? एशिया से। और एंडीज अमेरिका का हो जाएगा कहाँ? दक्षिणी अमेरिका का हो जाएगा। और रॉकी उत्तरी अमेरिका का। मिलान हो गया, 1 का 3 और 2 का ए, 1 का 3 2 का ए, दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोयला भंडार के मामले में 2020 के अंत तक की स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का स्थान है। देखो ये क्वेश्चन 2020 का जरूर है, लेकिन उसके बाद से अभी तक परिवर्तन नहीं हुआ है, तो इसलिए ये जरूरी क्वेश्चन था, तो यहाँ पे इसलिए ये लेना भी है। तो 5वां स्थान था उसके बाद में। ठीक है, देखो प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ पे बता देता हूँ। पहले पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पे रूस, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया, चौथे पे चीन, 5वें पे भारत। चलिए फिर यहाँ पे 14 नंबर, भारत में किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? भारत में पूर्व में पूछा जाता है, तो पूर्व में पूछा जा रहा है, तो पूर्व का एथेंस जो होता है वो मदुरै शहर को माना जाता है। ये तमिलनाडु में पड़ेगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर, गांधीनगर की राजधानी है। गांधीनगर किसकी राजधानी पड़ेगी? बहुत सरल सवाल है, किसकी राजधानी हो जाएगी? गुजरात की राजधानी हो जाएगी। चलिए 16 नंबर देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग या केंद्र राज्य सरकार। तो आपको ही पता है योजना जो है कौन बनाएगा, जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वो कौन बनाता था? योजना आयोग बनाता था। अब ये योजना आयोग का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? अब ये नीति आयोग हो गया है। अब ये नीति आयोग हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ नीति आयोग। ठीक, ये नीति आयोग ये कब हुआ है? 1 जनवरी 2015 से। ठीक है, 1 जनवरी 2015 से इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। अब जितनी भी नीतियां या योजनाएं बनाई जाती हैं उसका नाम कौन बनाएगा? नीति आयोग। चलिए बैंकों का बैंक किसको कहा जाता है? तो दोस्तों आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। कल भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके पेपर में आया था। चलिए सेज क्या हो जाएगा? सेज की फुल फॉर्म बताना। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसकी फुल फॉर्म होती है। क्या होती है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये लिखा हुआ सेकेंड वाले में। ठीक, चलिए 19 नंबर देखिए, लिखा हुआ है हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर थी? रासायनिक उर्वरक और कीटनाशी, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, बीजों की उच्च पैदावार किस्म और सभी। तो यहाँ पे जो हरित क्रांति की जो सफलता निर्भर थी वो किसके ऊपर थी? सिंचाई की सुविधा पर थी, बिल्कुल सही है। बीजों के उच्च पैदावार किस्म पर भी थी, बिल्कुल सही हो जाएगा। और रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक इनके ऊपर भी थे, बिल्कुल। तो यहाँ पे सारे के सारे आपको सही लेने पड़ जाएंगे क्योंकि सारे सही दे रखे हैं। चलो फिर बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस जो होता है इसमें जो है सी का जो पूर्ण रूप होता है वो क्या होता है? देखो सीबीएस की फुल फॉर्म होती है कोर बैंकिंग सोल्यूशन। क्या होती है? कोर बैंकिंग सोल्यूशन। तो सी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? कोर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए फिर यहाँ पे लिया गया भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? अच्छा आगे चलना है, तो लिखा हुआ अमेरिकी संविधान, आयरिश संविधान, ऑस्ट्रेलियाई संविधान और ब्रिटिश संविधान। तो मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अमेरिका के संविधान से कुछ और भी चीज़ें ली गई हैं, जैसे जो न्यायिक पूर्वावलोकन की जो शक्ति है वो भी अमेरिका से ली गई है। न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो भी अमेरिका से ली गई है। ठीक, और जो मौलिक अधिकार हैं वो भी अमेरिका से लिए गए हैं। चलिए
22 नंबर देखिए, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के किस वर्ग में आता है? तो ये 14 से 18 के जो हमारी जो स्वतंत्रताएं दे रखी हैं, 14 से 18 में क्या दे रखी हैं? समता का अधिकार दे रखा है, उसी में प्रदान किया गया है। जो अनुच्छेद 15 क्या कहलाता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर जन्म के आधार पर आप किसी भी तरीके से किसी के बीच में भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये समता के अधिकार में आते हैं, समता के अधिकार में। कहाँ से? 14 से 18 तक। ठीक है, चलिए फिर लोकसभा में के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा में 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा में हर 2 साल पे 1/3 सदस्य रिटायर भी हो जाते हैं। चलिए फिर 24 नंबर देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के राज्यपालों का प्रावधान करता है? अगर राज्यों के राज्यपाल के प्रावधान आ जाएगी तो 153 में आ जाएगा। ठीक है, संविधान का जो अनुच्छेद 155 है, इसके अंतर्गत क्या आता है? इसमें राष्ट्रपति जो होता है राज्यपाल की नियुक्ति करता है। कौन से? 155 में। ठीक है, चलिए 25 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान के में भाग ए नगरपालिकाएं जोड़ी हैं? देखो, अगर भाग ए पहले तो भाग 9 की बात की जा रही है, 9 का की, और नगरपालिकाएं, पंचायत और नगरपालिकाएं, ये 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा ये जोड़ा गया है। ठीक है, इसको भाग का भी कह सकते हैं या भाग 9 का भी कह सकते हैं या 9A भी कहा जा सकता है। ये नगरपालिका से संबंधित, और भाग 9 में जो है आपकी पंचायतें हैं। चलिए, समय की एसआई इकाई क्या है? समय की एसआई इकाई क्या हो जाएगी? तो समय की एसआई इकाई सेकंड हो जाती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें सेकंड में मापी जाती हैं। कांसा किसका मिश्र धातु हो जाता है? तो तांबा और टिन, ये इसका मिश्र धातु कांसा बन जाता है। चलो फिर 28 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है। आवर्त सारणी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? जो आवर्त सारणी है सबसे पहले पूछा जा रहा है सॉरी दोस्तों। तो सबसे पहले जो दी गई थी, तो वो दी गई थी दिमित्री मेंडलीव के द्वारा। उसके बाद में इसको बदलता जाता रहा। जो आवर्त सारणी जो है तत्वों का वर्गीकरण मेंडलीव ने दिया था। ये वर्गीकरण तत्वों के जो परमाणु भार या कह सकते हैं द्रव्यमान पर आधारित था। बाद में मोजले नामक वैज्ञानिकों ने भी, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने मेंडलीव की आवर्त सारणी को संशोधित किया और तत्वों का वर्गीकरण उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर दे दिया, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी का भी नाम जाना जाता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के जो जन्मदाता हैं उनको क्या कहा जाता है? वो मोजले कहलाते हैं। ठीक है, मेंडलीव की पहले आवर्त सारणी थी जो कि परमाणु भार पर निर्धारित थी या निर्भर थी। चलो फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो कोशिका की आत्मघातक थैली पूछा जा रहा है। आत्मघाती थैली यानी कि सुसाइड जो बैग होता है वो किसको कहा जाएगा? तो सुसाइड बैग जो होता है दोस्तों, वो केंद्रिका का जो होता है, या तो आत्मघाती शैली लाइसोसोम कह लीजिए, या लायन का कह सकते हैं। लाइसोसोम या लयन का, इसको लाइसोसोम भी यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, लाइसोसोम या लयन का है। ठीक है, दोनों में से आपको जो भी मिल जाए उसको आत्मघाती शैली कहते हैं, थैली, या कह सकते हैं सुसाइडिकल बैग। 30 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लैक्टोज, डायस्टेज, सुक्रोज या टाइलिन? अगर लार में पाने की बात आएगी तो टाइलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टाइलिन। इसकी स्पेलिंग अगर कई बार इंग्लिश में भी लिखा होता है, पी से स्टार्ट होती है, PTYALIN, टाइलिन नाम होता है, लेकिन पी साइलेंट हो जाता है इसमें, तो टाइलिन होता है। ये लार में पाया जाता है और ये खाना हजम करने में बहुत मददगार होता है। चलिए अब यहाँ पे देखिए कुछ हिंदी के विलोम शब्द आए हैं, कुछ हिंदी आई है। चलिए तो देखते हैं। तरुण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बालक, युवा, वृद्ध या अबला। तो तरुण का क्या हो जाएगा? वृद्ध। क्या हो जाता है? तरुण एक तरीके से कहा जाता है जो यंग होते हैं उनको तरुण कहा जाता है। चलिए, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए कहा जाता है आशूर्यम। ये कभी सूर्य नहीं देखती है। ठीक है, शस्त्र को अच्छी तरह से जानने वाली जो होती है वो शस्त्राज्ञा कहलाती है। ठीक है, स्त्री के बस में रहने वाला स्त्रैण कहलाता है। चलो फिर लिखा हुआ है व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्योम मतलब होता क्या है आपको पहले ये पता होना चाहिए। जो व्योम होता है दोस्तों वो अंबर होता है। क्या होता है? अंबर होता है। तो अंतरिक्ष, अंबर, नभ, ये तो इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। पीयूष मतलब क्या होता है? अमृत होता है।
ठीक, ये इसका पर्यायवाची नहीं होगा। शेर को सवा शेर, इस लोकोक्ति का अर्थ एक से बढ़कर क्या हो जाएगा, मतलब शेर को सवा शेर लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा, संपन्नता, असंभव का, एक से बढ़कर दूसरा। तो भाई शेर को सवा शेर मतलब अगर कोई शेर होगा तो उसको और भी बड़ा शेर मिल गया, कह सकते हैं उसको हराने वाला मिल गया, तो एक से बढ़कर दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए, सूरज का सातवां घोड़ा गुनाहों का देवता किसकी रचना है? सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता, अगर ये बात आपको पूछी जाए, अगर आपसे ये 10th में हो या 11th 12th में हो, तो आप इसका जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये किनकी हैं? धर्मवीर भारती की। ये क्वेश्चन हमारे हाई स्कूल में 11th में या 12th में हमको बहुत देखने को मिलते हैं। ठीक है, सूरज का सातवां घोड़ा बहुत बार पूछा जाता है, गुनाहों का देवता एक बार नहीं भी, लेकिन सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती। चलिए, यहाँ पे अब हमको कुछ एक पैराग्राफ दिया है इंग्लिश का जिसको पढ़ना है और हमको उसके बारे में जानकारी के हिसाब से उसके आंसर्स लगाने हैं। चलिए, जेनेटिक वेरिएशन इज द कंसर्न स्टोन ऑफ इवोल्यूशन विदाउट विच देयर कैन बी नेचुरल सिलेक्शन एंड सो अ लो genetic diversity decreases the ability of a species to survive and reproduce, explains lead author Yosman Modley, professor at a department of zoology, University of Venda in South Africa. Two countries centuries ago, the black rhinoceros, which roamed much of sub-Saharan Africa, had 64 different genetic lineages, but today only 20 of these lineages remain, say the paper. The species is now restricted to 5 countries: South Africa, Namibia, Kenya, Zimbabwe and Tanzania. Genetically unique population that once existed in Nigeria, कैमरून, चाड, इरिट्रिगा, इथोपिया, सोमालिया, ये तो सब साउथ अफ्रीका के ही देश दे रखे हैं, मोजाम्बिक, मालवी एंड एंगोला हैव disappeared. The origins of the genetic erosion coincided with conical rule in Africa and the popularity of big game hunting from the second half of the 20th century. However, poaching for horns has dramatically depleted their population and genetic diversity, especially in Kenya and Tanzania. अच्छा भाई, चलिए देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं, देखिए मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ, ना ही मुझे बहुत अच्छे से इंग्लिश आती है, बट मैं इतना कर लेता हूँ क्योंकि मैंने एसएससी के एग्ज़ाम निकाले हुए हैं, ठीक है, सीजीएल और 10+2 वगैरह। तो क्या होता है ना कि जब ये आप एग्ज़ाम निकालते हैं तो आप उतनी इंग्लिश तो पढ़ ही लेते हैं जितने में आपका काम हो जाए। तो मैंने उतनी तो इंग्लिश पढ़ी हुई है जितने में मैं अपने 50 में 35 से 40 के बीच में नंबर ले आता हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा किसी दूसरे को पढ़ाना हो तो दिक्कत हो जाती है। जैसे मुझे जीएस पढ़ानी आपको पढ़ा सकता हूँ, मैथ पढ़ानी आपको पढ़ा सकता हूँ, रीजनिंग पढ़ानी आपको पढ़ा सकता हूँ, हिंदी पढ़ानी आपको पढ़ा सकता हूँ, बट थोड़ा सा इंग्लिश में मेरा हाथ तंग है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। और कोई लोग भाई ये कमेंट मत करना कि सर जी इसका वर्ड का प्रोनाउंसिएशन तो ये नहीं होगा। चलिए, 41 नंबर, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? देखो, अगर हम लोग इस पूरे पैराग्राफ की बात करें तो उसके आधार पे कहा जा सकता है कि विकास अथवा जो क्रमिक विकास होता है, जिसको हम लोग इवोल्यूशन के लिए आनुवांशिक रूपांतरण, भिन्नता, परिवर्तन या विविधता, जिसको हम जेनेटिक वेरिएशन भी कह सकते हैं, ये एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि उसकी आधारशिला है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाएगा तो फिर जेनेटिक वेरिएशन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए 42 नंबर, सब Saharan Africa has lost how many black rhino genetic in 200 years। उसने कितनी 200 साल में कितनी खो दी थी रोइनो की, कितनी जो प्रजातियां थी जो खो दी हैं, 44 प्रजातियां उसने बताई थी खो दी। फिर 43 नंबर देखिए, जेनेटिकली यूनिक ब्लैक राइनोकोरस हैज़ बीन लॉस्ट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एक्सपेक्ट, मतलब एक को छोड़ के कहाँ पे जो है सारी की सारी खत्म हो चुकी। तो तंजानिया के लिए उसने बताया था कि तंजानिया में सीमित हो गई थी, बाकी जगह पे लगभग खत्म हो गई हैं। 44 नंबर, गिव सिनोनियम ऑफ फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। ब्रेक थ्रो, देखो जो ब्रेक थ्रो होता है इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण खोज कह सकते हैं, ठीक, महत्वपूर्ण खोज हो जाता है, ठीक। और इसका अगर पर्यायवाची की बात आ जाएगी, सिनोनियम की बात आ जाएगी, सिनोनियम होता है पर्यायवाची, तो इसका जो एक महत्वपूर्ण खोज, तो इसका खोज भी कह सकते हैं, महत्वपूर्ण खोज भी। तो
कोइंसिडेंस हो नहीं सकता। डिस्कवरी मतलब खोज होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको जी सामने सामने डिस्कवरी दिख रहा है तो आप डिस्कवरी लगा लीजिए। चलिए 45 नंबर देखिए, गिव एंटोनियम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। अब हमको विलोम बताना है। तो जो वॉयंट लिखा हुआ है इसका मतलब होता है ये बहुत प्रसन्न भी कह सकते हैं, इसको प्रसन्न कह सकते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए कि इसको प्रसन्न कहते हैं, प्रफुल्लित कहते हैं, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं कि उल्लसित भी कह सकते हैं। लेकिन जो इसका अपोजिट हो जाएगा वो वेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेटेड हो जाएगा। इसका मतलब होता है भारित या भारी। जैसे आप नहीं कभी कभार कहते हैं आई एम फील वेरी लो, तो ये वही वाला लो है। चलिए यहाँ पे बगदाद की राजधानी पूछी जा रही है कि बगदाद की राजधानी क्या हो जाएगी। तो एक आपको वहाँ का राजा याद होगा जो कभी सद्दाम हुसैन के नाम से जाना जाता था, ठीक है, जिसको कभी हम लोग सद्दाम हुसैन के नाम से जानते थे, जिसको अमेरिका ने जो है फांसी दिला दी थी। वो कहाँ का राजा था? एक इराक का, ठीक है। वो वहाँ के लिए एक तरीके से देखा जाए तो उन लोगों के लिए भगवान था और उन लोगों के लिए ही जीता था, उन्हीं लोगों के लिए मरता था। लेकिन अमेरिका की किसी, कह सकते हैं उसकी खुद की एक गलती थी जिसकी वजह से अमेरिका ने उसको फांसी दे दी। अमेरिका तो अपने आप को सबका पूरा बाप समझता है, लेकिन ऐसा है नहीं। चलिए, चेराव का लोक नृत्य है। चेराव कहाँ का लोक नृत्य है? ये क्वेश्चन हम लोग जो है अपने लोक नृत्य और जो शास्त्रीय नृत्य वाले जो वीडियो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट किए हैं लाइव क्लासेस में, वहाँ पे हम लोगों ने किया था। तो चेराव है मिजोरम का। फिर कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती हैं? तो भूटान आपको पता होना चाहिए, जब हम लोगों का देश ये जो है ऐसे करके, ये जो लास्ट में आके ये यहाँ पे और ये ऐसे करके जो बनाता है, ये हिस्सा बिल्कुल पूरब का हिस्सा है। पूरब में उधर पड़ेगा तो भूटान की सीमा साझा करने वाले जो राज्य हैं वो सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये उसमें शामिल हैं। तो कितनी सीमाएं कितनों से लग जाएंगे? तो गिन लीजिए, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल, 4 राज्य आपके मिल जाएंगे जो कि उससे मिलेंगे। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं, पहले इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। और भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय टेलीविज़न और जो फिल्म, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान, ये पुणे में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेडी विद द लैम्प, ये क्वेश्चन बहुत सरल है, क्योंकि जब हम लोग जीएस पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो इन्हीं तरीके के क्वेश्चंस वन लाइनर में सबसे पहले बच्चा पढ़ने स्टार्ट कर देता है। तो लेडी विद द लैम्प या फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता था। किसको? ये लेडी विद द लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता था, ठीक। चलिए, सरोजनी नायडू को भी ऐसा ही कुछ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, याद रखिएगा। इनको क्या कहा जाता है? इनको एक सेकेंड, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ में कितने सदस्य हैं? तो 164 सदस्य हैं। कितने सदस्य दोस्तों हो जाएंगे? 164। ये क्वेश्चन स्टैटिक जीके में खूब पूछे जाते हैं और स्टैटिक जीके में अभी कंप्लीट करा रहा था लाइव क्लास में, कुछ रीजन की वजह से अभी बंद है लाइव क्लास। चलिए तो 67 नंबर देखिए, फील्ड मेडल पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला का नाम क्या? ये 2020 में इनको मिला था, ठीक है। ये मैरियाना वियाजोवास्का जो लिखा हुआ है, वियोजोवस्का, ये मैरियाना वियोजोवस्का, ये यूक्रेन की हैं। कहाँ की हैं? ये यूक्रेन की हैं, ठीक है। खैर अभी ये 2012 में मिला, 2022 में मिला हुआ था, ठीक है। और पहली बार ये पुरस्कार जो है किसने जीता था? तो यूक्रेन की ये मरियम मिर्जा खानी ने जीता था। किसने? ये पहला, ठीक है, याद रखिएगा, ये पहला इनको मिला था और दूसरा यूक्रेन की है। दोनों के नाम लगभग एक ही जैसे हैं, देखिए, मरियम, मैरीना। चलिए 68 नंबर, पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी, इसके लेखक कौन है? देखिए पुस्तकें भी आएंगी, मैंने अपने चैनल पे करा रखी हैं पुस्तकें, बट आप लोग देखते ही नहीं हैं वीडियो, क्या ही किया जा सकता है। और फिर उसके बाद में जब होता है कि वही पेपर में जब आती हैं तब फिर कहते हैं कि अरे सर जी मैंने आपकी वीडियो देख ली होती तो मैं पास हो जाता। जैसे कि यूपीपीसीएल वाले पोर्शन में कंप्यूटर के लिए बच्चों ने बहुत कहा, जब मैंने वीडियो डाले तब तो देखे नहीं, बहुत कमेंट करते थे, अरे सर जी ये थोड़ी ना था, इतना सरल नहीं आएगा या इतना कठिन नहीं आएगा। बट जब पेपर दे के वापस आए हैं, पेपर के बाद में जब रिजल्ट आया है, तब वही लोग बोले आके कि सर जी अगर हम आपके वीडियो पूरे देख लेते तो हम पास हो जाते हैं।
चलो खैर, ये तो इनकी अपनी है भाई, टेंशन है। मेरा क्या है, मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ाता रहूँगा ऐसे ही। चलिए, तो पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो इसके लेखक थे राम बहादुर राय। कौन थे? राम बहादुर राय। ठीक है, और ये जून 2022 में इसका विमोचन हुआ था। इसका विमोचन जो है नरेंद्र मोदी ने किया था। चलो 69 नंबर देखते हैं। लिखा हुआ जून 2022 में संपन्न हुई भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब मध्य प्रदेश ने किसे पराजित कर जीता? खैर ये तो 2022 का क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे, इसीलिए मैंने देखिए इस पोर्शन में से जो भी करंट के क्वेश्चन आए थे मैंने हटा दिया। हाँ, एक करंट से बात याद आई है कि करंट के लिए वन लाइनर जो है घटना चक्र की एक बुक आई है, जिसको मैं अपने चैनल पे कंप्लीट कराऊंगा, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। उसमें आपको वन लाइनर क्वेश्चन से आपको बहुत फायदा मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा। चलिए, जून 2022 में संपन्न हुई प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 21-22 का खिताब मध्य प्रदेश ने किसको पराजित करके जीता? तो इसने मुंबई को हराया था। किसको हराया था? मुंबई को हराया था तब। ठीक है, क्योंकि मुंबई उस समय बहुत आखिरी में हारी थी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, बाकी इस समय तो इसकी थीम अभी करंटली वाली तो मुझे नहीं याद है, लेकिन हाँ पुरानी जो थीम थी, थीम जरूर याद करके जाइएगा, क्योंकि अब इनके दिवस नहीं पूछते हैं, अब ज़्यादातर इनकी थीम पूछते हैं। चलिए, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न 71 से 75 तक का आंसर देना है। मानव के मर्मस्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है जब वह अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा, शुश्रूषा तथा सत्कार करता है। यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप में इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी मित्र बंधुत्व जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल और प्रेमाकुल में नहीं रहेंगे। दुख मिश्रित इस निर्बल भावना पर विजयी पाने के लिए तब हमारे अंतर मन में एक विचार उठता है कि क्यों न हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। सेवक प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं। अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानवीय जीवन हेतु उत्प्रेरणा बन सकते हैं। अनुपम मनुष्य जीवन को सद्गति प्रदान करने के लिए यह विचार नया नहीं है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्य के अंतर मन में सदा उठते रहे हैं तथा उन्हें अपनाकर वे दुनिया में अमर भी हो गए। इस धारा पर स्थायी रूप में नहीं रहने पर भी ऐसे परहितकारी कलांतर तथा पूजे जाते रहेंगे। अमूल्य मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यही है। यही सीखकर मनुष्य का जीवन आनंदमय और समृद्धिशाली हो सकता है। यदि इस प्रकार मानव जीवन उन्नत होता है तो यह संपूर्ण संसार स्वर्गिक विस्तार ग्रहण कर लेगा। किसी भी मानव को आध्यात्मिकता का जो अंतिम ज्ञान मिलेगा वह भी यही शिक्षा देगा कि धर्म कर्म का उद्देश्य सत्कर्मों और सद्गुणों को की ज्योति फैलाना ही है। गद्यांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग प्रत्ययों से बना हुआ है? देखो, उपसर्ग कहाँ लगते हैं? उपसर्ग हमेशा लगते हैं शब्द के प्रथम में, यहाँ पे उपसर्ग लगता है। ठीक, यहाँ पे मैंने उप लिख दिया। चलिए खैर, बहुत गंदी राइटिंग में लिखा है ये उपसर्ग। ठीक, ये लगता है शब्द के प्रथम में, यहाँ पे आपका शब्द होता है, फिर इसके बाद प्रत्यय लगता है। ठीक, बहुत से बच्चों को इनमें कन्फ्यूजन रहती है कि प्रत्यय कहाँ लगता है, उपसर्ग कहाँ पे लगता है। तो याद रखिएगा, उपसर्ग पहले और प्रत्यय बाद में। तो आध्यात्मिकता अगर तोड़ेंगे तो पहले तो अधि आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अधि आ जाएगा। ठीक है, और इसका प्रत्यय क्या बन जाएगा? इक बन जाएगा। अधि या फिर अधियतिमिकता, तो इक बन जाएगा। ठीक है, आध्यात्मिक। ठीक है, आध्यात्मिक जो है इक इसका उपसर्ग बन जाएगा, और जो ता हो जाएगा, नहीं एक चीज रुकिए जरा, मैं कंफ्यूज हो गया हूं, एक सेकंड में आपको बताता हूं। अधि और जो इक होगा ये इसका उपसर्ग होगा, और जो ता होगा वो प्रत्यय होगा। जो ता होगा वो प्रत्यय होगा। तो
इसने पूछा था उपसर्ग और प्रत्ययों से बना, तो अधि प्लस इक बन जाएगा और लास्ट में ता आ जाएगा, ये उसका प्रत्यय बन जाएगा। चलो, ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो जो क्या करते हैं, ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो जो सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते रहें। कठोर सत्य किसे कहा जाता है? तो देखो दोस्तों, जो कठोर सत्य होता है वो यही है कि भौतिक शरीर की नाश्वरता को कठोर सत्य कहा जाए, क्योंकि जो दुनिया में आया है वो जरूर जाएगा, जो जिंदा अभी पैदा हुआ है वो कभी ना कभी मरेगा ही, उसकी डेथ या कह सकते हैं उसकी मृत्यु निर्धारित है। जो इस दुनिया में आया है वो इस दुनिया से जाएगा जरूर। 74 नंबर, निर्मल भावनाओं पर विजय पाने के लिए किए जाने वाले आवश्यकता बताई गई है। तो जो निर्मल भावनाओं पर विजय पाने के लिए जो आवश्यकता बताई गई है वो अच्छे कर्मों के से नाम अमर कर लेना ही आवश्यकता इसकी हो जाएगी। चलो, फिर हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि, हमारा जीवन कब सदा प्रेरणा बन सकता है? यदि क्या करें? अगर हम निस्वार्थ भाव से परोपकार करते रहें तो। अब तो खैर ये सब मेरे हिसाब से तो कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप परोपकार करके देखिए, आपके साथ में दूसरा आदमी सामने वाला परोपकार नहीं करेगा, ठीक है। तो दुनिया में जैसे जैसे परिवर्तन हो उस हिसाब से अपने आप को बदलना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आप पीछे रह जाएंगे और आपको लोग लूट के चले जाएंगे। चलिए, यहाँ पे देखिए 80 नंबर लिखा हुआ है, मतलब 80 तक तो हो चुके थे, अब 80 से लेके 85 तक के सारे क्वेश्चंस के हमको रिप्लाई देने हैं। जो भी हैं हम लोग कितने 75 तक कर चुके, 76 से 80 होगा। चलो, राष्ट्रीय पर्वों और सांस्कृतिक समारोहों के दौरान गीत गाए जाएं, कविता सुनी और सुनाई जाएं, इसे लेकर माता पिताओं, स्कूल और समाज में व्यापक सहमति है। लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, वे उनका भरपूर आनंद लेने लगें, खुद तुक बंदियाँ करने लगें, रचने लगें, यह माता पिता को मंजूर नहीं। माता को लगता है ऐसा करते हुए तो वे उस राह से भटक जाएंगे जिस राह पर वे उन्हें चलाना चाहते हैं, जिस राह से वे उन्हें अपनी सोची हुई मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं। इनकी इस इच्छा में यह निहित है कि वे बच्चे वैसा कुछ भी नहीं करें जो वे करना चाहते हैं, बल्कि वे वैसा करें जैसा माता पिता चाहते हैं। उनके भीतर बच्चे के स्वतंत्रता पूर्वक सीखने की प्रक्रिया के प्रति सतत संदेह और गहरा डर बना रहता है। यही हाल स्कूल का भी है। गीत कविता स्कूल और कक्षाओं की रोज़मर्रा की गतिविधियों का हिस्सा बन जाए, यह स्कूल को मंजूर नहीं। स्कूल को लगता है सबके लिए समय कहाँ है, यह पाठ्य पुस्तक से बाहर की गतिविधि है। शिक्षक और शिक्षा अधिकारी चाहते हैं कि शिक्षक भले पहले परीक्षा परिणाम बेहतर लाने के लिए काम करें। दूसरी ओर हमारी संस्कृति और समाज में गीत कविता की जो जगहें थीं वे जगहें लगातार सीमित हुई हैं। गीत गाने सुनने सुनाने व के अवसर हुआ करते थे, वे अवसर ही गीत कविताओं को गुनगुनाते रह सकने के लिए, याद करने को प्रेरित करते हैं, सहेजने और रचने के लिए प्रेरित करते थे, उसमें कुछ जोड़ने के लिए प्रेरित करते थे। इस सब के लिए अतिरिक्त प्रयासों की जरूरत नहीं पड़ती थी। वह जीवन शैली को स्वाभाविक हिस्सा था। बच्चों के लिए पढ़ाई से अधिक खेलने कूदने के लिए समय और जगह थी। खेलने कूदने की मस्ती के दौरान ही उनके बीच में स्वतः ही नए खेलों की तुकबंदी और खेल गीतों और बाल गीतों का सृजन भी हो जाया करता था। उनकी ये रचनाएं चलन में आ जाया करती थी, जबान पर चढ़ जाती थीं और सालों साल उनकी टोलियों के बीच बनी रहती थी। समय के साथ उनमें कुछ कमी पाए जाने पर संशोधित होती रहती थी। ये पैराग्राफ आज के लोगों के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि आज के समय में क्या है कि बच्चों को मोबाइल गेम और इंडोर गेम के अलावा उनको पता ही नहीं होता है कि जब हम लोग पहले छोटे थे तो हम लोगों के समय में गेम खेलने के लिए गेम के तरीके बन जाते थे। आपके पास एक बॉल है, उससे 50 तरीके के गेम बन जाते थे। आप अगर ग्राउंड पे खाली भी खड़े हैं 4 लोग तो भी नए तरीके के गेम अपने आप ईजाद हो जाते थे। आज के समय में बच्चा अपने घर से नहीं निकलना चाहता, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है उनके माता पिता। वो अपने बच्चे को घर से बाहर खेलने ही नहीं देना चाहते। वो अपने बच्चे को ये नहीं सिखाना चाहते, वो ये भी नहीं कहना चाहते कि आप जाओ बाहर 4 दोस्तों बनाओ, 4 लड़कों के साथ खड़े होकर खेलो। ये कुछ नहीं, हमारे माता पिता ने ये कभी नहीं मना दी की। तो क्या होता है कि जब आप बच्चे को घर में ही बंद रखेंगे तो उसे सामाजिक ज्ञान नहीं होता, और सामाजिक ज्ञान नहीं होगा तो बच्चा सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, कुछ सीमित क्षेत्र में बंध के रह जाएगा। उसको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता होगा, सिर्फ वही पता होगा जो उसको किताब या उसका मोबाइल सिखाएगा। तो ये आज के समय में बहुत ही एक गलत तरीका है और हम लोग उस राह पे सभी लोग चल रहे हैं। चलो खैर देखते हैं, कभी ना कभी तो सुधार आएगा ही, कोई ना कोई तो इसको सुधारेगा ही। गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, यह माता पिता को पसंद नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे क्या होता है,
इससे बच्चे जो होता है माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त ना कर सकेंगे। ये खैर पैराग्राफ में दे रखा है तो हमें लेना पड़ेगा, वरना ऐसा सही नहीं है। क्योंकि आप बच्चे को अगर छोड़िए, बच्चे से कहिए नई नई चीज़ें सीखिए, तो बच्चा आपको हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करके देगा, उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें क्या लगता है कि क्योंकि स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं होगा, ये उनको लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, स्कूल वालों को तो खैर आगे आना चाहिए, एक्टिविटीज़ करानी चाहिए। वो एक्टिविटी के नाम पे आजकल क्या कराते हैं बच्चों, कल आप लोग जो है एक चार्ट खरीदेंगे, चार्ट पे ये बनाएंगे वो बनाएंगे, ठीक है ये भी चीज़ ज़रूरी है, लेकिन बच्चों को जो है ऐसी एक्टिविटीज़ करानी चाहिए जिससे बच्चों का दिमाग खुले, बच्चों को नई नई चीज़ें सीखने को मिलें। 78 नंबर, गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है, ये भाषा सृजनात्मक को प्रोषित करती है, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है, और ये संस्कृत का अभिन्न हिस्सा नहीं है। तो कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखो, जो कविता के बारे में यहाँ पे जो कथन सही नहीं कहा गया है वो यही नहीं कहा गया कि समाज इनकी व्यापक सहमति नहीं है, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समाज सहमति दे भी दे तो स्कूल अपने ऊपर बोझ डाल के कुछ काम कराना नहीं चाहते हैं। 79 नंबर, शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है? चलो, साधक के रूप में, सहयोगी के रूप में, संपूरक के रूप में, या बाधक के रूप में? वो बाधक के रूप में देखती है, क्योंकि उसको लगता है एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी हमको करनी पड़ जाएगी, जो कि स्कूल वालों का सोचना गलत है। पहले हम लोग जब अंताक्षरी खेलते थे तो बच्चे उसमें गाने याद करते थे, वो तरीका अलग था। आज के टाइम में किसी बच्चे को यही नहीं पता अंताक्षरी होता क्या है। चलिए 80 नंबर देखिए, अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अनुच्छेद के आधार पर जो गीत कविता के बारे में जो कथन सही नहीं है वो ये है कि इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, और ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है, बच्चों को नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी तो अपनी राह से कैसे भटकेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो राह से भटकते भी हैं तो उनको कोई ना कोई नया रास्ता मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, तो फिर आज के हमारे जो क्वेश्चन थे, जो प्रैक्टिस सेट था, वो यहीं पे समाप्त होता है। और ये हमारा जो है घटना चक्र की टोह सीरीज का हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, और आपको इसी तरीके से हम लोग नए नए रोज़ के रोज़ प्रैक्टिस सेट लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और जो भी लोग नए देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, और शेयर भी जरूर कर दिया करें। चलो दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।